हेलो अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4, सब्जेक्ट इरिगेशन एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर सी 317। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में हम केनाल की मुख्तलिफ़ किस्म के पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे और डिफिनीशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स आज डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते हैं लेक्चर की तरफ। एलुवियल एंड नॉन एलुवियल कैनाल सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एलुवियल एंड नॉन एलुवियल कैनाल क्या होता है। डिफिनीशन में कह रहा है द सॉइल विच इज फाउंड बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सिल्ट थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर ओवर कोर्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल कौन सी सॉइल होती है? सिंपल अगर मैं आपको बताता चलूँ तो वो सॉइल होती है जो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया जाए, यानी पानी के ज़रिए अगर एक सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जो है ना पहुंच जाए तो उस सॉइल को क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल कहते हैं। और द कैनाल्स व्हेन एक्सकेवेटेड थ्रू सच सॉइल्स आर कॉल्ड एलुवियल कैनाल्स। ऐसी कैनाल जो एलुवियल सॉइल में आप क्या कर दे, एक्सकेवेट कर दे या उसमें बनाए तो उसको आप एलुवियल कैनाल कहेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट, कैनाल इरिगेशन, डायरेक्ट इरिगेशन यूजिंग अवेयर और barrage is generally preferred in such areas as compared to the storage irrigation by using a dam. नेक्स्ट आपके साथ क्या है? द सॉइल विच इज फाउंड बाय अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक फॉर्मेशंस एज नोन एज नॉन एलुवियल सॉइल। नॉन एलुवियल सॉइल कौन सी होती है? ऐसी सॉइल जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक से हासिल हो जाए, यानी रॉक के तोड़ फोड़ से अगर आप मट्टी हासिल कर दे या आप उस मट्टी को इस्तेमाल कर दे या उसको आप उसी जो है ना इसी एरिया में आप कैनाल कंस्ट्रक्ट कर दे तो उस कैनाल को आप क्या कहेंगे? नॉन एलुवियल कैनाल कहेंगे और उस सॉइल को आप नॉन एलुवियल सॉइल कहेंगे। इसकी सिंपल डिफिनीशन है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये एलुवियल की है और ये नॉन एलुवियल की है। नेक्स्ट आपके साथ है डिफिनीशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है ग्रास कमांड एरिया, जिसको कहते हैं जीसीए। जीसीए का मतलब क्या है? सिंपल सा अगर मैं आपको बता दूं जीसीए किसको कहते हैं। जीसीए की डिफिनीशन ये है द होल एरिया एनक्लोज बिटवीन एन इमेजिनरी बाउंड्री line which can be included in irrigation project for supplying water agricultural land by the network of canal is known as GCA. It includes both an cultivable and uncultivable area. ग्रास एरिया जो होता है, ग्रास कमांड एरिया, वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है, कल्चरेबल और अनकल्चरेबल। अब ग्रास कमांड एरिया किसको कहते हैं? अगर एक नहर का नेटवर्क जहाँ से गुजर रहा है उस वो नेटवर्क नहरों का जो नेटवर्क है वो जितने एरिया को क्या कर सकता है, पानी पहुंचा सकता है, तो वो सारा एरिया ग्रास कमांड एरिया कहलाता है। अब अनकल्टिवेबल एरिया क्या कहलाता है? नेक्स्ट, अनकल्टिवेबल एरिया वो एरिया होता है जिस एरिया में आप जो है ना क्रॉप्स जो है ना नहीं काश्त, कोई भी फसल आप काश्त नहीं कर सकते और इसमें ग्रोन भी नहीं होता है। जिस तरह मार्शी लैंड होता है। मार्शी लैंड कौन सी लैंड को कहते हैं? जहाँ पे दलदली ज़मीन होती है या बैरन लैंड्स होता है। मिसाल के तौर पर बंजर ज़मीन होता है, पांड्स तालाब होता है, फॉरेस्ट या विलेजेस होते हैं, तो वहाँ पे आप काश्त नहीं कर सकते तो उसको आप अनकल्टिवेबल एरिया कहेंगे। आप कल्टिवेबल एरिया कौन सी एरिया होते हैं? वो एरिया जहाँ पे आप काश्त सेटिस्फैक्टरली कर सकते हैं। ठीक है, यानी द एरिया वेयर एग्रीकल्चर कैन बी डन सेटिस्फैक्टरली। नेक्स्ट हमारे साथ है कल्टिवेबल कमांड एरिया, जिसको सीसीए कहते हैं। The total area within irrigation project where the cultivation can be done and crops can be grown। वो या जहाँ पे आप कल्टिवेशन क्रॉप्स कर सकते हैं और ग्रोन भी कर सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन किसके बराबर होते हैं? लैंड कल्टिवेटेड डिवाइड बाय सीसीए। सीसीए मीन कल्टिवेबल कमांड एरिया के बराबर है। ये रेशियो ऑफ कल्टिवेबल लैंड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप्स टू द टोटल कल्चरेबल कमांड एरिया। अगर फार्मूलेटिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन विच इज इक्वल टू लैंड कल्टिवेटेड डिवाइड बाय सीसीए। नेक्स्ट आपके साथ है डिफिनीशन ऑफ टाइम, डिफिनीशन ऑफ इम्पोर्टेंट टर्म्स। जो नेक्स्ट डिफिनीशन है वो टाइम फैक्टर का है। टाइम फैक्टर क्या होता है? सिंपल अगर मैं आपको बता दूं, टाइम फैक्टर होता है नंबर ऑफ डेज द कैनाल प्रैक्टिकली कीप्ड ओपन
डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज द कैनाल वाज डिजाइन टू कीप ओपन। इन दोनों के दरमियान जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, टाइम फैक्टर कहते हैं। आप नंबर ऑफ डेज द कैनाल प्रैक्टिकली कीप ओपन को आप एक्चुअल डिस्चार्ज भी कह सकते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ द कैनाल वाज डिजाइन टू कीप ओपन को आप डिजाइन डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। यानी एक्चुअल डिस्चार्ज और डिजाइन डिस्चार्ज के दरमियान जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, टाइम फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर क्या है? कैपेसिटी फैक्टर कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आपने फॉर एग्जांपल अ कैनाल वाज डिजाइन फॉर द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ 50 क्यूबिक, अगर 50 क्यूबिक के लिए आपने एक कैनाल को डिज़ाइन किया है और उसमें एवरेज कितना डिस्चार्ज हो रहा है, 40 हो रहा है, तो 40 को अगर 50 के ऊपर डिवाइड कर दे तो 0.8 आ जाएगा। ये 0.8 क्या आ जाएगा, कैपेसिटी फैक्टर आ जाएगा। तो जो आपके साथ एवरेज डिस्चार्ज और प्लस जो आपने डिज़ाइन किया, इनके दरमियान जो रेशियो होता है उसको कैपेसिटी फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ चैनल लॉसेस। अब चैनल लॉसेस क्या होते हैं? चैनल लॉसेस अगर मैं आपको बता दूं, चैनल लॉसेस का मतलब ये है मेनली जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, ऑपरेशन होता है या मिसाल के तौर पर सीपेज होता है। चैनल नल से एक नहर में पानी जाता है तो उसमें गर्मी की वजह से वो पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है, या उसमें जो क्रैक्स होते हैं या जो पोर्स होते हैं, वाइड्स होते हैं, उनके दरमियान चला जाता है जिससे वो पानी ज़ाया हो जाता है। इसको कहते हैं चैनल लॉसेस। एवापोरेशन किस तरह होता है? एवापोरेशन का मतलब ये है कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो नहर की पानी जो होता है वो जब फ्लो करता है तो उसके ऊपर ये गर्मी लगती है, तो इस वजह से क्या होती है, वो बुखारात बनकर वो पानी जो होता है वो हवा में जो है ना उड़ता है। ठीक है, और ये कितना होता है, तकरीबन 2 से 3% तकरीबन द टोटल लॉसेस होता है। और ज़्यादातर जो है ना इन समर सीजन दीज लॉसेस में बी मोर बट सेल्डम एक्सीड 7% तकरीबन होता है। ठीक है, तो ये ऑपरेशन, इससे पानी क्या हो जाता है, ज़ाया हो जाता है, नहर में पानी की मकदार कम हो जाती है। अब इसको वो भी कंट्रोल किया गया है, रिड्यूसिंग ऑपरेशन थ्रू इनोवेशन किया गया है। आजकल न्यू किस्म की एडवांस किस्म की जो टेक्नोलॉजीज़ है वो इसके ऊपर इस्तेमाल किए गए। अब ये सोलर वगैरह अगर आप इसके ऊपर लगा दें तो इससे वो सूरज की जो शुआ है वो डायरेक्ट इस पानी को अफेक्ट नहीं करेगी, जिससे ये पानी एवापोरेट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। नेक्स्ट आपके साथ है चैनल लॉसेस। चैनल लॉसेस में जो दूसरा टर्म है वो सीपेज है। देयर मे बी टू डिफरेंट कंडीशन ऑफ सीपेज, वन इज परकुलेशन, अनदर वन इज एब्जॉर्प्शन। आप थोड़ा सा परकुलेशन, सीपेज, एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा मैं फ़र्क बता दूँ। सीपेज क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एक पानी है, एक स्ट्रक्चर है, उसमें से पानी पास आउट हो रहा है, तो या सॉइल है, ठीक है, तो कोई भी आप मिसाल के तौर पर डैम कंसिडर कर दे, डैम के अपस्ट्रीम साइड पे पानी है, ये जब आता है नीचे क्या हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है, तो ये ज़मीन में क्या कर देता है, मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। तो ये सीपेज किसी स्ट्रक्चर में वाइड्स है या क्रैक्स है उसमें से भी सीपेज हो सकता है, और ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड सॉइल है तो उसमें से भी ये पानी क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये सीपेज कहलाता है। अब परकुलेशन क्या होता है? अच्छा, ये सीपेज जो होता है ये अंडरग्राउंड जो वाटर टेबल होता है उसके साथ ये मीट नहीं करता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जो पानी ज़मीन में जज़ब हो जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है, वो पानी पर क्या करता है, वो ज़मीन के वाइड्स के अंदर रहता है, उस पानी को हम एब्जॉर्ब कहते हैं। यानी उस फिनोमेना को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं और उसको हम क्या कहते हैं कि पानी एब्जॉर्ब हो गया। अब इसमें अगर ए बी की जगह पे ई डी लगा दे, एब्जॉर्प्शन, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि ज़मीन के जो पार्टिकल्स है साइल, इसके इर्द गिर्द अगर पानी सरफेस के गिर्द जमा हो जाए तो उसको आप एब्जॉर्प्शन कहेंगे। राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपके साथ है परकुलेशन। परकुलेशन किसको कहते हैं? परकुलेशन का मतलब ये है कि जो पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाए। सीपेज और परकुलेशन में क्या फ़र्क है? सीपेज का पानी ज़मीन के अंडर वाटर टेबल के साथ टच नहीं होता है, परकुलेशन का पानी ज़मीन के वाटर टेबल के साथ टच होता है। तो ये दो टर्म्स तो मैंने आपको बता दिया, अभी आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके साथ है क्रॉस सेक्शन ऑफ एन इरिगेशन कैनाल। अगर आप किसी भी नहर की क्रॉस सेक्शन देखें तो इसकी क्या है, एम्बैंकमेंट है, बैंक है जिसको आप फिलिंग में है, ये बरम्स है। बरम्स क्या है, जो एम्बैंकमेंट आपने लगाया उसके टो से लेकर जो कटिंग की हाईएस्ट कॉर्नर के दरमियान
उनके उनके कारण से लेकर और टू के कारण से लेकर इन दोनों के दरमियान जो बिटवीन डिस्टेंस होता है इसको बरम कहते हैं। और पानी की जो फुल सप्लाई लेवल होते हैं इसको एफएसएल से ज़ाहिर किया जाता है। फुल सप्लाई लेवल से बैंक के टॉप तक जो डिस्टेंस होता है वर्टिकल उसको फ्रीपोर्ट कहते हैं। और जो नहर आपने कट किया उसको कटिंग कहते हैं। नीचे नहर का जो बेड होता है उसको बेड लेवल कहते हैं, राइट। तो कंपोनेंट्स ऑफ क्रॉस सेक्शन, साइड स्लोप, बरम्स, फ्रीबोर्ड, बैंक, सर्विस रोड्स, बैक बरम, एनकाउंटर बरम, स्पॉइल बैंक्स, बरोपेट, ये स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा पढ़ते हैं। साइड स्लोप क्या होता है? साइड स्लोप कुछ नहीं है। साइड स्लोप जो है एक नहर का सेक्शन आपने काटा हुआ है, तो इसको अगर आप ये स्लोप देंगे, स्लोप क्यों देते हैं इसको हम, अच्छा इसमें ये बात भी है कि हम नहर की क्रॉस सेक्शन को ज़्यादातर ट्रेपेजॉइडल क्यों बनाते हैं और रेक्टेंगुलर क्यों नहीं बनाते? तो इसलिए कि रेक्टेंगुलर अगर आप बना दें तो रेक्टेंगुलर बनाने से जो पानी का प्रेशर होगा वो काफ़ी तेज़ होगा, लेकिन ट्रेपेजॉइडल में पानी का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने ये इस तरह हमने क्या कर दिया है, स्लोप दिया है। तो ये आप असल में क्या है, ये साइड स्लोप है, ये साइड स्लोप है, ये भी साइड स्लोप है, राइट। नेक्स्ट ये कितना दे सकते हैं इन कटिंग में आप, 1H 1V टू 1.5 टू 1.5 H1 और 1V आप दे सकते हैं। फिलिंग में 1.5 H1 1V दे सकते हैं, या 2 H1 या 1V दे सकते हैं। इसके बाद है बरम। बरम क्या होते हैं? बरम मैंने आपको बता दिया। बरम ये हॉरिजॉन्टल इसको कहते हैं बरम। ये जो एरो का मैं लगा रहा हूँ ये बरम से, ये भी बरम है, ये भी बरम है। बरम हम क्यों देते हैं? स्टेबिलिटी के लिए देते हैं, ताकि ये नहर स्टेबल रहे, राइट। अच्छा, पर्पज ऑफ बरम्स नीचे डाउन बुलेट फॉर्म में मेंशन है। दे हेल्प द चैनल टू अटेन रिजीम कंडीशन। व्हाट इज मीन बाय रिजीम कंडीशन? रिजीम कंडीशन कुछ भी नहीं है। रिजीम कंडीशन का मतलब है नो सिल्टिंग, नो स्कवरिंग। दिस इज द थ्योरी ऑफ कैनेडी एंड लेसी थ्योरी, जो आपको मैंने बताई थी। कैनेडियन एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था पाक PWD में, ठीक है, तो उसने ये थ्योरी पेश की थी कि ऐसा चैनल जिसमें ना सिल्टिंग हो रहा हो ना स्कवरिंग हो रहा हो, तो उस चैनल को आप रिजीम चैनल कह सकते हैं। तो रिजीम कंडीशन वो होता है जो ना स्कवरिंग होता है ना सिल्टिंग होता है। तो ये हम इसलिए भी देते हैं ये बरम्स कि दे हेल्प द चैनल टू अटेन रिजीम कंडीशन। ये इसमें ये हमें हेल्प देता है कि उसमें ना सिल्टिंग होता है ना स्कवरिंग। नेक्स्ट पॉइंट जो है, दे गिव एडिशनल स्ट्रेंथ टू बी बैंक्स एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरोजन एंड ब्रीचेस। ये प्रोटेक्शन भी देता है, हिफाजत देता है, ठीक है। पुख्ते जो होते हैं उनको मजबूत बनाने के लिए आप बरम्स लाजमी तौर पर आप देंगे। और दे प्रोटेक्ट द बैंक्स फ्रॉम इरोजन ड्यू टू वेव एक्शन। नहर में जब लहरें आते हैं, बाज़ का छोटे छोटे लहरें आते हैं, तो उनको उनसे जो है ना बचने के लिए भी जो है ना, क्योंकि वो एरोजन करता है, तो उनसे बचने के लिए भी ये हेल्प देता है। और दे प्रोवाइड अस स्कोप फॉर फ्यूचर वाइडनिंग ऑफ द कैनल। अगर फ्यूचर में आपका प्लान है कि इसको वाइड करना चाहते हो नहर की क्रॉस सेक्शन, तो आप वाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ बरम होते हैं। फ्रीपोर्ट, व्हाट इज मीन बाय फ्रीपोर्ट? एफएसएल से लेकर, एफएसएल के टॉप से लेकर, ये एफएसएल है, एफएसएल मीन फुल सप्लाई लेवल। एफएसएल के टॉप से लेकर बैंक का जो टॉप होता है उनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है इसको फ्रीपोर्ट किया, रेड रेड से जो हमने जाहिर किया है। डिस्चार्ज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड 1 to 5, ठीक है। और एक्सटेंट ऑफ द फ्रीपोर्ट 0.5। जितना आप डिस्चार्ज बढ़ाएंगे, ठीक है, डिस्चार्ज जितना ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो उतना ही आपके साथ प्रीपोर्ट की वैल्यू भी आपके साथ ज़्यादा हो जाएगी। यानी 1 to 5, अगर 1 से 5 क्यूबिक मीटर पर सेकंड डिस्चार्ज है तो 0.5 मीटर प्रीपोर्ट एक्सटेंड करेंगे। अगर 5 to 10 है तो 0.6, अगर 10 to 30 है तो 0.75, और 30 to 150 है तो 0.9 एक्सटेंड करेंगे फ्री बोर्ड। नेक्स्ट बैंक्स आते हैं। व्हाट इज मीन बाय बैंक्स? बैंक्स कहते हैं पुश्ते। पुश्ते इसको उर्दू में कहते हैं पुश्ते। पुश्ते हम क्यों देते हैं? नहर की हिफाजत के लिए, ताकि नहर से पानी इधर उधर ना जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ते में जाए। तो नहर की अगर ये कैनाल सेक्शन इनफिलिंग हमने लिया है, तो ये आपके साथ ये सिचुरेशन लाइन है, ये भी सिचुरेशन लाइन है, ये भी सिचुरेशन है, तो दिस इज कॉल्ड सिचुरेशन। और सिचुरेशन लाइन के टॉप से लेकर कवर कितना होना चाहिए बैंक के दरमियान, इन दोनों के दरमियान मिनिमम 0.5 होनी चाहिए। तो ये हमारे साथ बैंक्स है। नेक्स्ट सर्विस रोड। सर्विस रोड हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? सर्विस रोड पहले मैं आपको बता दूं सर्विस रोड होता क्या है। नहर जो होता है, नहर के साइड पे हम क्या कर देते हैं, और डॉल देते हैं, डॉल के बाद फिर बरम, ठीक है, बरम है, फिर बरम, बरम के बाद सॉरी डॉल है, डॉल के बाद फिर रोड देते हैं। रोड इंस्पेक्शन पर्पस के लिए हम देते हैं, ठीक है। और
They are provided 0.4 meter to 1 meter above FSL depending upon the size of the canal. ये साइज कैनाल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ है स्पॉइल बैंक। स्पॉइल कहते हैं ज़ाया को। स्पॉइल बैंक आपको पता होना चाहिए। नीचे हमने ये नहर को खोदा है और इसकी मिट्टी ज़्यादा हो गई, और इसको हमने क्या कर दिया, इधर स्टोर कर दिया, क्योंकि अगर इसको हम दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, तो इस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पे स्टोर कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड स्पॉइल बैंक। लेट मी चेक द वीडियो। अच्छा हो रही है, थैंक यू। बरोपेट। बरोपेट किसको कहते हैं? बरो का मतलब खोदना, खुदाई करना। तो लेट मी फिनिश द डेफिनेशन फर्स्ट। व्हेन अर्थवर्क एंड फिलिंग एक्सीड द, अच्छा ये कह रहा है कि व्हेन अर्थवर्क एंड फिलिंग एक्सीड, जब अर्थवर्क ज़्यादा हो जाता है फिलिंग में, ठीक है, द एम्बैंकमेंट एंड एक्सकेवेशन, ठीक है, द अर्थ हैज़ टू बी ब्रॉट फ्रॉम समवेयर, द पिच द पिट वेयर आर डग आर ब्रिंगिंग अर्थ आर नोन एज बरोपेट। कह रहा है कि विच आर डग फॉर ब्रिंगिंग अर्थ, ठीक है, आर नोन एज बरोपेट। बरोपेट किसको कहते हैं? ये खड़े जो हम खोदते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बरोपेट कहते हैं, ठीक है, खुदाई जो करते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड बरोपेट। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर केनाल इरिगेशन। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि केनाल में सबसे पहले कौन सा केनाल होता है? मेन केनाल, फिर ब्रांच केनाल, फिर डिस्ट्रीब्यूटरी, फिर माइनर, फिर वाटर कोर्स। अब सबसे पहले मैं इधर आपको तो डायग्राम से समझाता हूँ, ठीक है। ये हमारे साथ क्या है, ये रिवर है, दरिया है। फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर क्या बनाया है? बैराज और वेयर बनाया है, ठीक है। फिर इसके साथ आगे जाए सिल्ट एक्सक्लूडर भी है, तो आगे अगर मूवमेंट कर दी तो फिर केनाल हेड रेगुलेटर हमने लगाया है। फिर ये आपके साथ कौन सा केनाल है? मेन केनाल है। फिर इससे हमने क्या किया है, स्केप चैनल भी बनाया है, ठीक है। और इसके आगे अगर आप जाए तो ब्रांच केनाल हमने बनाया है। ब्रांच केनाल से फिर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी से फिर क्या है? माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है। फिर इसके बाद वाटर कोर्स है। फिर वाटर कोर्स के बाद फील्ड है, खेत। अब केनाल डिज़ाइन टाइप्स। केनाल डिज़ाइन के दो टाइप्स है। दो तरह के हम डिज़ाइन करते हैं, ड्रेनेज चैनल डिज़ाइन और इरिगेशन केनाल डिज़ाइन। नेक्स्ट डिज़ाइन पैरामीटर्स हमारे साथ कौन कौन से है, ठीक है। तो द डिज़ाइन कंसिडरेशन नेचुरली वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सॉइल, वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द कैनाल शुड बी क्रिटिकल। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी होती है? जिसमें ना स्कोरिंग होती है और ना सिल्टिंग होती है, पानी की उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे design of canal which are known as Kennedy theory and Lisi theory are based on the characteristic of sediment load silt in the canal. अब important terms related to canal alluvial soil मैंने आपको बता दिया, non alluvial soil, silt factor, coefficient of rugosity, mean velocity, critical velocity ratio, CVR को से हम जाहिर करते हैं शॉर्टकट में, हम बाज़ वक़्त MCB जाहिर करते हैं, regime, channel, hydraulic mean depth, full supply discharge, economical section। तो इलुवियल सॉइल तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले स्लाइड में, आगे इस वीडियो में। तो इलुवियल सॉइल की ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद नॉन इलुवियल सॉइल है, तो ये नॉन इलुवियल सॉइल है आपके साथ, ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सिल्ट फैक्टर क्या होता है? चलो इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वर्क एंड वेरियस कैनाल इन इलुवियल सॉइल, Gerlet Lacy established by the effect of the silt on the determination of discharge in the canal section. So Lacy introduced a factor which is known as silt factor. अच्छा, लेसी ने एक फैक्टर दिया था, ठीक है, किस पे बेस पे दिया था? इलुवियल सॉइल के लिए उसने एक फैक्टर दिया था कि जिसको हम सिल्ट फैक्टर कहते थे, 1.76 डीएम। डीएम क्या है? मीन पार्टिकल साइज ऑफ सिल्ट इन मिलीमीटर है। तो ये सिल्ट फैक्टर को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? स्मॉल एफ से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और ये डिपेंड करता है सिल्ट के साइज़ के ऊपर, राइट। तो ये आपके साथ हो गया सिल्ट फैक्टर। अच्छा, नेक्स्ट इसकी वैल्यू है। अच्छा, ये किसके ऊपर डिपेंड का? सेल का साइज जितना बढ़ता है सेल फैक्टर का, सेल फैक्टर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? सेल का साइज जितना बढ़ेगा, ठीक है, तो उतना ही उस सेल फैक्टर की वैल्यू भी बढ़ेगी। जिस तरह वेरी फाइन सेल के लिए 0.05 मीटर है, 0.05 मिलीमीटर है, तो सेल फैक्टर 0.4 होगा। अगर कोर्स सेल्ट है तो 0.32, कोर्स पार्टिकल साइज कितना है? 0.32 मिलीमीटर है, तो सेल फैक्टर कितना होगा? 1 होगा।
इसके बाद है कोफिशिएंट ऑफ रुगोसिटी, इसको n से हम ज़ाहिर करते हैं। और ये रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि नहर का नहर की बेड की रफनेस क्या है, तो ये हमें बताता है। और अर्थ जिस तरह है तो 0.0225 वैल्यू ऑफ एन लेंगे, मेसनरी के लिए 0.02 लेंगे ना, कंक्रीट के लिए 0.013 टू 0.018 लेंगे। मीन वेलोसिटी क्या होती है, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इट इज़ फाउंड बाय ऑब्जर्वेशन दैट द वेलोसिटी एट अ डेप्थ ऑफ 0.6 d रिप्रेजेंट द मीन वेलोसिटी v वेयर d इज द डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैनाल और रिवर। एवरेज जो वेलोसिटी होती है उसको मीन वेलोसिटी कह सकते हैं, और ये 0.6 मल्टीप्लाई बाय d टाइम्स होती है, ठीक है। तो ये d क्या है, डेप्थ ऑफ द वाटर है, और ये फुल सप्लाई लेवल है आपके साथ। नेक्स्ट आपके साथ मेन वेलोसिटी के लिए अगर चीज़ी का एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो v इज इक्वल टू सी अंडर द रूट आर एस, और अगर आप मीनिंग एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं तो v इज इक्वल टू 1 बाई एन आर रेस्ट टू द पावर 2 बाई 3 एस रेस्ट टू द पावर 1 बाई 2। क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिसमें ना स्कोरिंग होती है ना सिल्टिंग होती है, राइट। तो इसकी डिफिनीशन, when the velocity of flow is such that there is no silting or scouring action in the canal bed, then that velocity is known as critical velocity. It is denoted by v naught, or the value of v naught was given by Kennedy according to the following expression: v naught 0.546 multiplied by d raised to the power 0.64, where d is the depth of water। v naught क्या है, v naught critical velocity है, और v क्या है, ये आपके साथ mean velocity है, ठीक है। सो आगे जाते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो को सीवीआर से हम जाहिर करते हैं, बाज़ वक़्त हम एम से जाहिर करते हैं, एम बराबर वी डिवाइड बाई वी नाट। वी क्या है, मीन वेलोसिटी, वी नाट क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है। अब अगर आपके साथ एम की वैल्यू 1 हो तो फिर देयर विल बी नो सिल्टिंग नो स्कवरिंग, और अगर एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, अब एम क्या है, एम सीवीआर है, सीवीआर क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी है। तो व्हेन एम ग्रेटर देन 1 तो देन क्या होगा, स्कवरिंग विल अकर, मीन पानी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो काफ़ी ज़्यादा होगी। और अगर पानी की स्पीड कम होगी तो फिर एम की वैल्यू 1 होगी, सॉरी लेस देन 1 होगी, तो सिल्टिंग विल अकर होगा। सो ये आपके साथ ये हो गई। रिजीम चैनल वो चैनल होता है जिसमें ना स्कवरिंग होती है ना सिल्टिंग होती है, तो वो रिजीम चैनल कहलाता है। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम वेटेड पैरामीटर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आ जाएगा। इसकी डिफिनीशन देखते हैं, द रेशियो ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लो टू द वेटेड पैरामीटर ऑफ द कैनाल, सॉरी ऑफ द चैनल एज नोन एज, अच्छा सॉरी कैनाल को आप चैनल भी कह सकते हैं, चैनल को आप कैनाल भी कह सकते हैं, बोथ आर सेम, एज नोन एज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और रेडियस। इट इज जनरली डिनोटेड बाय आर, इसको कैपिटल आर से जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट आपके साथ फुल सप्लाई लेवल, तो लाजमन बात है नहर में जो फुल लेवल होता है पानी का वो फुल सप्लाई लेवल कहलाता है, इसको एफएसएल से जाहिर किया जाता है। इकोनॉमिकल सेक्शन, वो इकोनॉमिकल सेक्शन किसको कहते हैं, इकोनॉमिकल सेक्शन का मतलब है कि अगर आपके साथ कटिंग और फिलिंग दोनों बराबर हो जाए तो दो फिर क्या उस सेक्शन को क्या कह सकते हैं, इकोनॉमिकल सेक्शन। इसकी पिक्चर भी थोड़ा सा आप देख ले, देखो यहाँ पे ये आपके कटिंग किया है, तो जितना कटिंग किया उतना ही फिलिंग भी है, सो दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिकल सेक्शन। अब अनलाइन कैनाल डिजाइन ऑन नॉन इल्यूवियल सॉइल, अनलाइन कैनाल किसको कहते हैं, अनलाइन कैनाल जो पक्का ना हो, जिसको पक्का आपने ना किया हो, सो दिस इज कॉल्ड अनलाइन कैनाल। अब इसकी थोड़ी सी क्या है, फार्मूलेज है। वेलोसिटी किसे मालूम करेंगे, चीज़ से अगर मालूम करते हैं तो v इज इक्वल टू सी अंडर द रूट आर एस होगा, और बीजन से अगर मालूम करते हैं तो c इज इक्वल टू 87 डिवाइड बाय 1 प्लस के डिवाइड बाय अंडर द रूट आर होगा, और कटर से अगर मालूम करते हैं c इज इक्वल टू 1 बाई एन प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाय एस होल डिवाइड 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाय एस मल्टीप्लाई बाय एन डिवाइड बाय अंडर द रूट आर। सो ये आपके साथ कटर फार्मूला होगा। नेक्स्ट अनलाइन कैनाल डिज़ाइन नॉन इल्यूवियल सॉइल। सो मीन वेलोसिटी के लिए फार्मूला इस्तेमाल करें, v इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एन आर होल पावर 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एस होल पावर सॉरी एस पावर 1 डिवाइड बाय 2 होगा। डिस्चार्ज के लिए q इज इक्वल टू ए वी, वही सिंपल फार्मूला है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम इसी फार्मूले के मुताबिक होगा जो मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आप क्या मालूम करेंगे, इसमें अगर डिज़ाइनिंग किया गया है, कह रहा है कि डिज़ाइन इन इरिगेशन चैनल विद द फॉलोइंग डेटा, डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल कितना है 24 क्यूबिक मीन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, परमिसिबल मीन वेलोसिटी कितनी है 0.8 मीटर
पर सेकेंड है। बेड स्लोप कितना है 1 डिवाइड बाई 5000 है 5000, ठीक है। साइड स्लोप 1:1, चीज़ी कांस्टेंट सी 44 है। तो वी नो दैट एरिया किससे मालूम करेंगे, एरिया मालूम करेंगे डिस्चार्ज डिवाइड बाय वेलोसिटी 30 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। आप आफ्टर दैट क्या पैरामीटर मालूम करेंगे, इसके बाद रीड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ मालूम करेंगे, तो आपके साथ बी और डी की वैल्यू आ जाएगी। तो यही प्रॉब्लम सेम है, ठीक है। अच्छा, ली सी थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरह क्वेश्चन करेंगे, तो सेम है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले सेल्फ फैक्टर की भी वैल्यू है, वी सेल्फ फैक्टर की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, फार्मूला है 1.76 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट डी एम। डी एम क्या है, पार्टिकल साइज है। वेलोसिटी का फार्मूला भी है, वेटेड पैरामीटर का फार्मूला भी है, एस का फार्मूला भी है, आर का फार्मूला भी है, सो मालूम कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉबैक ऑफ ली सी थ्योरी। अच्छा, इसके बाद कंपैरिजन थोड़ा सा देखते हैं, कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन इसकी ये है, इट्स स्टेट दैट the cell carried by the following water escaped and suspension by the vertical component of eddies which are generated from the bed of the channel। केनेडी कह रहा है कि पानी जब मूवमेंट करेगा तो नीचे से क्या हो जाएगा, एडीज जनरेट हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है, और साइड में नहीं होगी। आप लीसी क्या कह रहा है, it states that the cell carried by the following water escaped and suspension by the vertical component of it is which are generated from the entire weighted parameter of the channel। इसमें कह रहा है कि होल पैरामीटर से ये होता है, और किरनी कह रहा है कि जनरली सिर्फ वर्टिकल हो रहा है, और साइड से क्यों नहीं हो रहा है, साइड से इसलिए नहीं हो कि दोनों आपस में क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और इट गिव्स रिलेशन बिटवीन किसके दरमियान कह रहा है, किनेडी वी एंड डी के दरमियान, और लीसी क्या कह रहा है कि वी एंड आर के दरमियान होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन दिस थ्योरी अ फैक्टर नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो एम एज introduced to make the equation applicable to different channel with different cell grades। इसमें उसने एक इक्वेशन दिया है m का, m किसके बराबर है, v डिवाइड बाय v नॉट, यानी मीन वेलोसिटी डिवाइड बाय क्रिटिकल वेलोसिटी, अभी जो हमने पढ़ ली। तो ये कैनेडी कह रहा है, और इसमें जो सेल उसके सेल ग्रेड के लिए उसने दिया है, लेसी ने सेल ग्रेड के लिए क्या दिया है, इन दिस थ्योरी a factor known as cell factor f is introduced to make the equations applicable to different channel with different cell grades f, ठीक है। तो इसके बाद कैनेडी ने कहा है कि इन दिस थ्योरी क्वार्टर इक्वेशन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी अगर फाइंड करना चाहते हैं क्वार्टर इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और लीसी ने कहा है कि द थ्योरी गिव्स एन इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द मीन वेलोसिटी, जो इक्वेशन दिया है तो उससे आप फाइंड कर सकते हैं मीन वेलोसिटी। ये फार्मूले सारे आपने रीड कर दिए, तो बहरहाल आप फिर भी देख सकते हैं। और कैनेडी की जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर मेथड पे बेस है, और लेसी की जो थ्योरी है वो ट्रायल एंड एरर इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट, डिज़ाइन ऑफ लाइन कैनाल। अच्छा, लाइन कैनाल मैंने आपको नहीं बताया, लाइन कैनाल वो कैनाल होती है जिसको हम पक्का करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन एक बनता है, सेक्शन ऑफ लाइन कैनाल में एक सर्कुलर सेक्शन बनता है। सर्कुलर ये है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। इसकी अपनी वैल्यू है डिज़ाइन पैरामीटर्स फॉर सर्कुलर सेक्शन, नीचे दिए गए हैं। और ट्रेपोजाइडल सेक्शन के लिए तो ये ट्रेपोजाइडल सेक्शन है, जुजन का शेप जिसको कहते हैं, और डिज़ाइन पैरामीटर फॉर ट्रेपोजाइडल सेक्शन यही है, ठीक है। सो ये इसका प्रॉब्लम्स है, तो वही इस फार्मूले के मुताबिक हम करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अच्छा, ये रेफरेंसेस ये सारे देख सकते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल है। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलिक बुक आप ले सकते हैं बाय प्रोफेसर संतोष कुमार गर्ग का, ठीक है। लेक्चर नोट्स बाय डॉक्टर M.R. कबीर का भी है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया, ठीक है, पैसिफिक UAP ढाका में है, ठीक है। ये प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, तो उससे आप ये स्लाइड देख सकते हैं, उसकी स्लाइड है। या थैंक यू सो मच। तो ये ख़त्म हो गई आपकी वीडियो।